Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. We have finished the very first part of the plant movements. That was a movement due to internal stimuli. और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2. और पार्ट 2 में हम जिन मूवमेंट्स की बात करेंगे वो डिपेंड करती हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर. आइए देखते हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई कितनी टाइप्स के हो सकते हैं और उससे कौन कौन सी मूवमेंट्स हो सकती हैं और उन पर्टिकुलर मूवमेंट्स के होने की लॉजिक या रीज़न क्या है. हमेशा कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखें, अपने माइंड, अपनी आईज, अपने कानों को खुला रखें. मे अल्लाह हेल्प यू अ लॉट. सो लेट्स जंप टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हम लोगों ने प्लांट की मूवमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. एक वो वाली मूवमेंट्स जो नॉन एक्सटर्नल स्टिमुलस या इंटरनल स्टिमुलस पर डिपेंड कर रही थी, हमने उनको नाम दिया था ऑटोनॉमिक मूवमेंट का. और आपको याद है कि अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया, दैट वाज रिगार्डिंग द नोटेशन. और अब हम मूव कर रहे हैं पार्ट 2 की तरफ. तो पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पैराटोनिक मूवमेंट्स को. और पैराटोनिक मूवमेंट का मतलब ये है कि नाउ स्टिमुलाई आर 100% एक्सटर्नल. ठीक है. और इसकी हमने 2 टाइप्स को पढ़ना है. एक का नाम है ट्रॉपिक मूवमेंट्स और दूसरे का नाम है नास्टिक मूवमेंट्स. अगर स्टिमुलस एक्सटर्नल है तो उसकी मेरे पास 2 चांसेस हैं. या तो स्टिमुलस डायरेक्शनल होगा और या फिर वो नॉन डायरेक्शनल होगा. अगर स्टिमुलस एक्सटर्नल है और डायरेक्शनल है तो हम उसे बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट. इसकी हम पढ़ेंगे आगे 5 किस्में: फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, केमोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट एंड फाइनली द जियोट्रॉपिक मूवमेंट. लेकिन अगर स्टिमुलस एक्सटर्नल हुआ और नॉन डायरेक्शनल हुआ, क्या बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से कि अगर स्टिमुलस कैसा हुआ? एक्सटर्नल. लेकिन कैसा हुआ? नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल. तो मैं इसे क्या नाम दूंगा? नास्टिक मूवमेंट का. तो नास्टिक मूवमेंट्स फर्दर 3 टाइप्स की हैं, यानी कि फोटोनास्टिक मूवमेंट और थर्मोनास्टिक मूवमेंट और हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स. तो इन सारी के सारी मूवमेंट्स को फर्दर क्लासेस के साथ डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ इन द नेक्स्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन अंडरस्टैंड करेंगे पैराटोनिक मूवमेंट को. जैसे मैंने बोला आप लोगों से कि पैराटोनिक मूवमेंट की पहली बात ये है कि जो स्टिमुलाई है या स्टिमुलस है, स्टिमुलस इज ऑलवेज एक्सटर्नल. कैसा होता है मेरे पास? एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है. राइट. अगली जो बात है मेरे पास वो ये कि ये स्टिमुलस क्या हो सकता है? या तो ये होगा डायरेक्शनल और या फिर ये होगा नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल. तो अब हम पढ़ेंगे कि अगर स्टिमुलस मेरे पास कैसा हुआ? डायरेक्शनल. तो उससे बनने वाली मूवमेंट्स कहलाएंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स को. सवाल ये है कि वर्ड ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? राइट. तो आंसर इज कि ये वर्ड ट्रॉपिक ट्रोपोस से निकला है और इसका मतलब होता है टू टर्न और इसका मतलब हो सकता है टू बेंड. या तो ये घूम जाएगा या बेंड हो जाएगा. तो इसे हम बोलेंगे क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट में स्टिमुलस कैसा था? डायरेक्शनल. तो इसकी फर्दर मेरे पास 5 टाइप्स हैं. पहले को हम पढ़ते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म. सेपरेट करते हैं इसको. कोई मुश्किल सी बात हमारे लिए नहीं है कि फोटो का मतलब अगेन हो गया लाइट, लाइट, और ट्रोपोस का मतलब हो गया टू बेंड. तो एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा मजहर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट बॉडी का एक पार्ट बेंड हो गया लाइट की तरफ या वो मूव कर गया अवे फ्रॉम लाइट. तो इसे हम क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म. इसकी आगे मेरे पास क्या हो सकती हैं? 2 टाइप्स. एक में क्या हो सकता है कि मुझे नजर आए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को देखें. यहाँ पे क्या हुआ?
हम लोगों ने एक प्लांट लिया और उस पर्टिकुलर प्लांट को एक लाइट प्रूफ बॉक्स से कवर कर दिया। लेकिन इस पर्टिकुलर लाइट प्रूफ बॉक्स के एक साइड पे हम लोगों ने क्या कर दिया, सुराख डाल दिया, यानी कि जिस तरफ से रोशनी आ सकती है इस प्लांट बॉडी को किसी और तरफ से रोशनी नहीं मिल रही, और हमने इसको 2-3 दिन के लिए क्या रख दिया, धूप में रख दिया। तो नजर आया कि इस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी की जो लीव्स हैं या ब्रांचेस हैं, दे ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स लाइट। तो इसका मतलब ये होगा कि प्लांट बॉडी के जो ग्रीन पार्ट्स हैं दे ऑलवेज शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स टू द लाइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसकी रूट्स को देखूं, चलिए पहले लिख लेते हैं कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करता है, तो आंसर है मेरे पास लीव्स और ब्रांचेस ऑफ द प्लांट बॉडी। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, रूट्स की, तो वो हमेशा रोशनी से दूर भागती हैं। तो जब वो रोशनी से दूर भाग रही हैं इसका मतलब है कि वो रोशनी को खतरा महसूस कर रही हैं। इसीलिए मैं उसको रेड से लिख रहा हूं कि जो हमारी रूट्स हैं दे शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, रूट्स। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रॉपिज्म। अब थिग्मो का मतलब मेरे पास क्या है, टच। थिग्मो का मतलब मेरे पास क्या है, टच। तो जब भी कोई चीज छूने से बेंड कर जाए, छूने से बेंड कर जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब अपने करना क्या है कि अब हम इनकी लेते हैं एग्जांपल्स कि कौन सी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो थिग्मोट्रॉपिज्म के कॉलम में या जमरे में आती हैं। तो लुक एट दिस पर्टिकुलर वेरी वीक स्टेम। ठीक है, और जाहिर है कि वीक स्टेम आमतौर पर मुझे किस में नजर आएगा, वाइन्स में। जब मैं वर्ड यूज करता हूं वाइन्स, इसका मतलब होता है बेलें। वाइन्स का मतलब क्या होता है मेरे पास, बेलें। ठीक है, बेल, तो बेल की जमा बेलें, राइट। तो जो वाइन्स हैं इनके जो सॉफ्ट किस्म के क्या हैं, स्टेम्स हैं, जब भी वो किसी हार्ड चीज से कांटेक्ट में आते हैं तो दे बिगिन टू बेंड अराउंड इट, वो इसके अराउंड बेंडना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेंडिंग कैसे हो सकती है, ऑफ कोर्स ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड्स ऑफ द स्टेम। तो वो वाला पार्ट ऑफ द स्टेम कि जो इस पर्टिकुलर हार्ड सपोर्ट के करीब है, ये क्या करता है, ये कम बेंड करता है। लेकिन वो वाला पार्ट जो बाएं वाली साइड पे है उसमें नंबर ऑफ सेल भी ज्यादा हो जाते हैं और उसमें सेल का साइज भी बड़ा हो जाता है, तो इट बेंड्स मोर। और उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसके रिजल्ट में जो ये वाली क्या थी बेल, वो इस चीज के ऊपर क्या करती है, चढ़ना शुरू हो जाती है। लुक एट दिस थिंग, मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि इस अंदर वाली साइड का जो डायामीटर है या साइज है वो कम है और ये जो बाहर वाली इसका साइज ज्यादा है। तो इस तरीके से ये क्या करेगी, ये उसके गिर्द लिपट जाएगी और ये किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ ऊपर चढ़ती चली जाएगी। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल वो मेरे पास बेलें हो गई, राइट। नाउ वी वांट टू जंप टू द नेक्स्ट यू कैन से टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ केमोट्रॉपिज्म। तो केमो का मतलब मेरे पास क्या है, डेफिनेटली कोई ना कोई केमिकल, राइट। तो अगर मेरे पास कोई केमिकल है और ये वाला केमिकल क्या कर रहा है, किसी बेंडिंग की वजह बन रहा है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, जाहिर है केमोट्रॉपिक मूवमेंट। याद रखने वाली बात यह है कि ये सारी की सारी मूवमेंट ये ग्रोथ मूवमेंट्स ही हैं, यानी कि ग्रोथ ऑफ द स्टेम्स टुवर्ड्स लाइट, ये क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, और ग्रोथ ऑफ द मोर ग्रोथ ऑफ द स्टेम ऑन द आउटर साइड एंड लेस ग्रोथ ऑफ द स्टेम ऑन द इनर साइड, इट विल कॉज व्हाट, थिग्मोट्रॉपिज्म। अब हम केमोट्रॉपिज्म की बात करते हैं कि किस तरीके से कोई सर्टन केमिकल्स ग्रोथ को चेंज कर सकता है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो मेरे पास क्या है, वो किसी भी फंजाई के हाइफी हैं। तो जो फंजाई के हाइफी हैं दे नॉर्मली ग्रो टुवर्ड्स द फूड, और केमिकल की तरफ बढ़ते हैं। ज़ाहिर फूड एक केमिकल होता है। अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं इस पर्टिकुलर चीज़ का कि लुक एट दिस पर्टिकुलर ब्रेड, तो जो ही इस पर्टिकुलर ब्रेड के ऊपर एक फंगस का स्पोर आके गिरता है तो ये थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है और उसके बाद
ये ग्रो कर देता है इसके ऊपर क्या, हाइफी। आप देखें कि कितनी तेजी से हाइफी दे लिटरली ऑक्यूपाई द फूड, ऑक्यूपाई का मतलब कब्जा कर देना, इसके लिए मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ टू कोलोनाइज द फूड। ये पूरी की पूरी फूड के ऊपर कॉलोनी बना लेते हैं और ये वाली फूड फिर किसी के लिए भी फिट नहीं रहती। तो ये जो ग्रोथ है हाइफी की इन ऑल डायरेक्शंस टू ऑक्यूपाई द फूड, टू कोलोनाइज द फूड, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द केमोट्रोपिज्म। एंड नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब ये है कि अब प्लांट का कोई पार्ट ग्रो करेगा टुवर्ड्स द वाटर। आपका क्या ख्याल है कि क्या स्टेम ऐसा करते हैं? तो आंसर इज नो। तो यहाँ पे हाइड्रो का मतलब हुआ मेरे पास क्या, वाटर, और ट्रोपिज्म का मतलब हुआ टू बेंड और सिंपली टू ग्रो। तो जो प्लांट है उसका एक पार्ट बहरहाल जरूर अफिलिएशन रखता है टुवर्ड्स द वाटर, एब्सोल्युटली राइट, एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज रूट। तो रूट्स जो होती हैं दे ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स वाटर। तो इसकी मूवमेंट को मैं क्या नाम दूंगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, बिकॉज के दिस पर्टिकुलर रूट शो अफिलिएशन फॉर वाटर। Last one is called a geotropism. So you know very well, geometry is a measurement of the earth and geology study of the earth. तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम जियो की बात करेंगे तो इससे मुराद होगी मेरे पास क्या, अपना फेवरेट लिविंग प्लेस दैट इज कॉल्ड एज अर्थ। तो हमारी जो अर्थ है ये डिफरेंट चीज़ों को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स जियोलॉजिकल फोर्स। तो इस जियोलॉजिकल फोर्स को जो रिस्पॉन्ड करने वाली चीज़ है उसका नाम क्या है मेरे पास, अगेन रूट्स। तो रूट्स को ग्रो करवाने में डेफिनेटली किसका हाथ है, अर्थ का। तो जो रूट्स हैं दे ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन अगर मैं इन पर्टिकुलर लीव्स को देखूं तो दे ऑलवेज ग्रो अवे फ्रॉम अर्थ। तो इसका मतलब ये होगा कि लीव्स एंड ब्रांचेस एंड द स्टेम दे शो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, लेकिन जब मैं रूट्स की बात करता हूं तो रूट्स ऑलवेज शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अब ऐसा करते हैं कि हम रूट और स्टेम के बिहेवियर को इकट्ठा देखते हैं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि जो लीव्स हैं दे शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, लेकिन जब मैं रूट्स की बात करूंगा तो दे शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो ये सारी की सारी फोर्सेस आपस में मिलके प्लांट की ग्रोथ को क्या कर रही होती है, फैसिलिटेट कर रही होती है। अब इस पर्टिकुलर चीज को शो करने के लिए, जियोट्रोपिज्म के इफेक्ट को शो करने के लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। आइए देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे करते हैं। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया हुआ है, हमने एक पेट्री डिश ली है, उस पेट्री डिश के अंदर मैंने 4 क्या किए हैं, सीड्स लिए हैं, और इन सब सीड्स का जो पॉइंटेड एंड है वो मैंने एक ही तरफ रखा हुआ है, राइट, और जो राउंडेड एंड्स है वो मैंने सबके बाहर की तरफ रखे हुए हैं, राइट। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर एक पेपर रखा और उसके ऊपर मैंने कॉटन रख के उस पर पानी लगाया, और उसके बाद पेट्री प्लेट का सेकेंड हाफ उसके ऊपर रखा, और इससे मैंने वर्टिकल वे में स्टैंड में बांध दिया। कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, ये जो आपको नजर आ रहा है कि मैंने ये देखा कि मेरे पास जो सीड्स थे वो इस डायरेक्शन में पड़े हुए थे, या फिर वो इस डायरेक्शन में पड़े हुए थे फॉर एग्जांपल, या फिर जो सीड था वो इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ था, और या फिर सीड इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ था, फोर्थ वन। लुक एट दिस। तो मैंने 4 डिफरेंट डायरेक्शन में सीड को ग्रो करवाया। तो मैंने क्या देखा कि चारों सीड की हालांकि डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट है, लेकिन सब की जड़ हमेशा जमीन की तरफ ही ग्रो की। सब की जो जड़ है वो हमेशा जमीन की तरफ ही ग्रो की। लुक एट दिस, लुक एट दिस, सीधा। तो आपको पता है, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, कि जो मेरे पास सीड है उसका वो वाला पार्ट जिससे रूट बनती है उसे हम बोलते हैं रेडिकल। तो रेडिकल जब भी ग्रो करेगा रूट हमेशा जमीन की तरफ ही ग्रो करेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, स्टेम की, तो स्टेम हमेशा टुवर्ड्स लाइट ही ग्रो करता है, समथिंग लाइक इट, यू कैन सी राइट। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि स्टेम हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म
और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, जबकि रूट्स हमेशा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, राइट। नाउ वी वांट टू मूव द लास्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एनास्टिक मूवमेंट। आपको पता है यहाँ पे डायरेक्शनल ऑल दो स्टिमुलस है, लेकिन स्टिमुलस कैसा है, नॉन डायरेक्शनल। दो बातें लिखेंगे, एक्सटर्नल और दूसरी बात लिखूंगा नॉन डायरेक्शनल, और तीसरी बात क्या लिखूंगा, पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ये वाली चीज भी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी के अंदर हो रही होती है। इसकी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, निक्टिनास्टिक मूवमेंट, और दूसरे को हम नाम देते हैं हेप्टोनास्टिक मूवमेंट, राइट। तो जो मेरे पास निक्टिनास्टिक मूवमेंट है, इसकी फर्दर दो टाइप्स होती है, हम क्या बोलते हैं, फोटोनास्टी, दूसरे का नाम क्या है, थर्मोनास्टी। नाउ वी वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। यहां पे हमने बात की कि नास्टिक मूवमेंट में डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन लाइट, ये क्या बात हुई भाई, हम बात तो रोशनी की कर रहे हैं, लेकिन हम उसी डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे। तो आंसर मेरे पास ये है कि रोशनी का हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट भूल रहे हैं, और वो क्या है मेरे पास, लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की क्या स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी। आपको पता है कि अगर हम अपने प्यारे पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास दो बड़े एक्सट्रीम मौसम मिलते हैं, सर्दियों वाले और गर्मियों वाले। तो अगर हम लोग गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में सन ज्यादा देर चमकता है, और अगर हम सर्दियों की बात करें तो ज़ाहिर है सन कम देर के लिए चमकता है। तो जब हम बात करेंगे उन फूलों की कि जो गर्मियों में खिलते हैं, तो वो क्यों खिलते हैं गर्मियों में, बिकॉज कि उन्हें ज्यादा लंबे अरसे तक क्या चाहिए थी, लाइट चाहिए थी। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, या हम उन्हें एक नाम और दे सकते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट्स, यानी कि उनका जो डार्क पीरियड है वो छोटा होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं उन फूलों की बात करूं कि जो सर्दियों में खिलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, यानी कि वो उन्हें अगर रोशनी कम देर के लिए भी अवेलेबल हो तो भी वो क्या करेंगे, खिल जाएंगे। या आप उन्हें ये कह दो कि वो लॉन्ग नाइट प्लांट्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा देर तक अंधेरा मिलेगा तो वो ग्रो करेंगे, वट एवर द केस में भी। लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे रोशनी की ड्यूरेशन, यानी कि कितनी देर तक रोशनी प्लांट को मिली है, उस पे इन्हिसार होता है फूलों के खिलने का। तो फूलों के खिलने का ये मजहर, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोनास्टी। अनदर थिंग इज कॉल्ड थर्मोनास्टी। यू नो कि जब भी सन हमारे पास चमकता है तो उस समय दो चीजें मिलती हैं, एक को क्या बोलते हैं लाइट, दूसरे को क्या बोलते हैं हीट। अब हम जिस एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द हीट। हम एग्जांपल ले रहे हैं इन टुलिप्स की। तो आप देख रहे हैं कि जब हमारे पास सन निकलता है तो ये टुलिप्स क्या करते हैं, खिल जाते हैं, और जब हमारे पास सन सेट हो जाता है टुलिप्स कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब इसकी क्या रीज़न है, इसी रीज़न ये है कि इन पर्टिकुलर कलियों को या फूल की पत्तियों को खिलने के लिए क्या चाहिए थी, हीट चाहिए थी। तो जब ऑप्टिमम अमाउंट में एनर्जी इनके पास अवेलेबल होती है तो इनके एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है, तो वो एनर्जी अवेलेबल होती है जो इनकी पत्तियों को खोल के रखे। लेकिन जो ही सनसेट होता है तो उन एंजाइम को जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, खुद एक्टिविटी की एनर्जी नहीं मिलती, एंजाइम लो लेवल पे चले जाते हैं और ये वाली पत्तियां भी बंद हो जाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, थर्मोनास्टी। नाउ वी वांट टू सी द लास्ट थिंग, एंड लास्ट थिंग इज कॉल्ड एज अ हेप्टोनास्टी। हेप्टो का मतलब मेरे पास ये है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब किसी चीज के ऊपर आके बैठता है तो उसकी दो तीन चीजें इस पर्टिकुलर चीज को क्या करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी कि वो कोई ना कोई मूवमेंट शो करे। बेस्ट एग्जांपल इज वीनस फ्लाईट्रैप और द पिचर प्लांट, ठीक है, या हम ड्रोसोफिला फ्लावर की बात करें। तो इन सारे के सारे केसेस में मेरे पास क्या है कि जो ही कोई चीज आके इस पे बैठती है तो एक वाइब्रेशन होती है, राइट। वो पर्टिकुलर वाइब्रेशन क्या करेगी, वो इस पर्टिकुलर फ्लावर के लिए स्टिमुलस का काम करेगी, और ये वाला स्टिमुलस क्या करेगा, फ्लावर को बंद करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस वेरी वीडियो। आपको नजर आ रहा है कि जो ही एक फ्लाई या एक टोड या ऐसा कोई और शिकार इस वीनस फ्लाई ट्रैप के ऊपर आके बैठता है तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन के रिजल्ट में लुक एट दिस कि कितनी जल्दी से ये अपने लीव्स के दो पार्ट्स को ब्लॉक कर लेता है, और फिर इस कैट से कोई भी एनिमल क्या नहीं हो सकता, एस्केप नहीं हो सकता। सवाल ये है कि आखिर ये वाला वीनस फ्लाई ट्रैप या जो पिचर प्लांट है
वाई इट इज़ कैरिंग आउट दिस प्रोसेस? तो आंसर इज़ कि जिस जगह पे ये वाले प्लांट्स ग्रो करते हैं नॉर्मली वहाँ पे नाइट्रोजन की डेप्लीशन होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये इन पर्टिकुलर एनिमल्स को लेते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, उनमें से असर वाली प्रोटीन्स जो अपनी नाइट्रोजन डिमांड को पूरा कर लेते हैं। क्या हमारी ये बात सही है? इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया। हम लोगों ने वीनस फ्लाई ट्रैप के ऊपर अपनी एक ग्लास रॉड से क्या की वाइब्रेशन प्रोड्यूस की। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन के रिजल्ट में जो वीनस फ्लाई ट्रैप अपने आप को बंद कर लेता है। लेकिन डेफिनेटली और बहुत से फैक्टर भी हैं जिसमें से पर्टिकुलरली परफ्यूम ऑर्गेनिज्म की उसकी वाइब्रेशन और उसकी बैठने की साउंड, ये सारी की सारी चीज़ें भी बाहर कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो इस तरीके से वो वाले प्लांट्स जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं वो अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो इस सारी की सारी बातों को या लेक्चर को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि देयर आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, बहुत सी बातें हैं कि जो प्लांट्स को डिफरेंट चीज़ें करने पे मजबूर करती हैं। लेकिन ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन वेरियस प्लांट्स ने अपने आप को वेरियस वे में इवॉल्व किया, अपने आप को स्पेशलाइज किया टू फुलफिल what their body demands to survive and you can say thrive का मतलब है रिप्रोड्यूस करना, अपने नंबर को बढ़ाना, टू सर्वाइव एंड थ्राइव वेरी सक्सेसफुली ऑन द फेस ऑफ लैंड। अगर आपको निगाह बीना दी गई है तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों से भी कलाम कर सकते हैं जो आपसे हम कलाम नहीं होती, बाई मीन्स ऑफ सर्टन वेरी एक्सेलेंट थिंकिंग ब्रेन एंड रिसर्च। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप भी जब बड़े हों तो आप भी वो निगाह बीना पैदा करें जो आप लोगों को उन चीज़ों से हम कलाम होने की सलाहियत दे जो कि आपसे हम कलाम नहीं हो सकती। इस दुआ के साथ आई वांट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।